Hello friends, I am Siddharth Srivastav and I am back with part 2 of Nutrition in Plants Science Class 7 NCERT book. So let's start it. Other modes of nutrition in plants. There are some plants which do not have chlorophyll. कुछ ऐसे plants होते हैं जिनमें chlorophyll नहीं होता. They cannot synthesize their food. वो अपना food खुद से नहीं बना सकते. How do they survive and from where do they derive nutrition? वो लोग कैसे सर्वाइव करते होंगे और कैसे उनको न्यूट्रिशन मिलता होगा. लाइक ह्यूमन्स एंड एनिमल्स, सच प्लांट्स डिपेंड ऑन द फूड प्रोड्यूस बाय अदर प्लांट्स. मतलब ह्यूमन्स और एनिमल्स की तरह ही कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जो कि दूसरे प्लांट्स पे डिपेंड रहते हैं. दे यूज़ द हेटेरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन. वो लोग हेटेरोट्रॉफिक मोड यूज़ करते हैं न्यूट्रिशन का. लुक एट फिगर 1.5. ये देखिए. डू यू सी येलो tubular structures twining around the stem and branches of a tree? This is a plant called Cuscuta amarbeal. इस प्लांट को Cuscuta amarbeal कहते हैं. It does not have chlorophyll. इसमें chlorophyll नहीं होता. It takes ready-made food from the plant on which it is climbing. मतलब ये रेडीमेड फूड लेता है प्लांट से जिनके ऊपर ये क्लाइंब कर रहा होता है. द प्लांट ऑन विच इट क्लाइम्स इज कॉल्ड अ होस्ट. जिस प्लांट पे चढ़ा है उसको होस्ट कहते हैं. सिंस इट डिप्राइव्स द होस्ट ऑफ वैल्यूएबल न्यूट्रिएंट्स इट इज कॉल्ड अ पैरासाइट. Cuscuta जिस प्लांट से न्यूट्रिएंट्स लेता है उस प्लांट को पैरासाइट कहते हैं. Are we and the other animals also parasites on the plants? You should think about it and discuss with your teacher. Have you seen or heard of plant that can eat animals? क्या आपने सुना या फिर देखा है कि प्लांट्स एनिमल्स खाते हैं? There are a few plants which can trap insects and digest them. मतलब कुछ ऐसे प्लांट्स होते हैं जो इंसेक्ट्स को ट्रैप करके उनको डाइजेस्ट करते हैं. Is it not amazing? Such plants may be green or of some other color. Look at the plant in figure 1.6. The picture-like structure is modified part of the leaf. मतलब ये देखिए फिगर 1.6. लीफ मॉडिफाइड इनटू पिक्चर प्लांट शोइंग लिड एंड पिक्चर. मतलब जो लीफ है वो पिक्चर में मॉडिफाई हो जाती है. द अपेक्स ऑफ द लीफ फॉर्म्स अ लिड विच कैन ओपन एंड क्लोज द माउथ ऑफ द पिक्चर. मतलब उसके टॉप पर एक लिड होती है जो कि पिक्चर के माउथ को खोलने या बंद करने का काम करती है. इनसाइड द पिक्चर देयर आर हेयर विच आर डायरेक्टेड डाउनवर्ड्स. पिक्चर के अंदर हेयर्स होते हैं जो कि नीचे की तरफ होते हैं. व्हेन एन इंसेक्ट लैंड्स इन द पिक्चर द लिड क्लोजेस एंड द ट्रैप्ड इंसेक्ट गेट्स एंटैंगल्ड इनटू द हेयर. मतलब जब कोई इंसेक्ट पिक्चर के अंदर लैंड करता है तो लिड जो होती है वो क्लोज हो जाती है और इंसेक्ट ट्रैप हो जाता है और वो हेयर्स में जो नीचे हेयर्स होते हैं उसमें फंस जाता है. द इंसेक्ट इज़ डाइजेस्टेड बाय द डाइजेस्टिव जूसेस सीक्रेटेड इन द पिक्चर. मतलब जो इंसेक्ट होता है वो डाइजेस्ट हो जाता है पिक्चर के प्लांट के अंदर डाइजेस्टिव जूसेस से. सच इंसेक्ट ईटिंग प्लांट्स आर कॉल्ड इंसेक्टिवोरस प्लांट्स. कुछ ऐसे प्लांट जो इंसेक्ट को खाते हों उनको इंसेक्टिवोरस प्लांट्स कहते हैं. इज़ इट पॉसिबल दैट सच प्लांट्स डू नॉट गेट ऑल द रिक्वायर्ड न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम द सॉइल इन विच दे ग्रो? क्या ये पॉसिबल है कि कुछ प्लांट जो कि जिन न्यूट्रिएंट्स की उनको ज़रूरत होती है उनको सॉइल से ही मिल जाए? Saprotrops. You might have seen packets of mushrooms sold in the vegetable market. You may have also seen fluffy umbrella-like patches growing on rotting wood during the rainy season. It means
आपने देखा होगा कि वेजिटेबल मार्केट में मशरूम के पैकेट्स बिकते हैं, और आपने ये भी देखा होगा कि रेनी सीजन के दौरान सड़ी हुई लकड़ी पर अम्ब्रेला लाइक पैचेस पड़ जाते हैं। 1.7 ये देखिए, ये जो आप ये वाला फिगर देख रहे हैं, ये वाला, इसी को हम लोग कहते हैं, ये जो पीछे, इसको हम लोग कहते हैं अम्ब्रेला लाइक पैचेस। Let us find out what type of nutrients they need to survive and from where they get them। मतलब चलिए हम लोग ढूंढते हैं कि उनको कौन से टाइप का न्यूट्रिएंट्स चाहिए होते होंगे ज़िंदा रहने के लिए और कहाँ से उनको मिलते होंगे। चलिए शुरू करते हैं। एक्टिविटी 1.2, टेक अ पीस ऑफ ब्रेड एंड मॉइस्चन इट विथ वाटर। पहले आप एक ब्रेड का टुकड़ा लीजिए और उसे पानी में छोड़ दीजिए। उसको नमी और गर्म जगह पे 2-3 दिन तक छोड़े रहिए, ताकि फिर अगर आप देखेंगे उसे तो आपको फ्लफी पैचेस आपको दिखाई देंगे उनके ऊपर। फिगर 1.8, और इस पैचेस को कहते हैं फंगी ग्रोइंग ऑन ब्रेड। These patches may be white, green, brown or of any other color। ये पैचेस वाइट होते हैं, ग्रीन होते हैं, ब्राउन होते हैं और भी बहुत सारे कलर्स के होते हैं। ऑब्जर्व द पैचेस अंडर अ माइक्रोस्कोप और अ मैग्नीफाइंग ग्लास। मतलब देखिए माइक्रोस्कोप के नीचे, मैग्नीफाइंग ग्लास के नीचे आप ये पैचेस को देख सकते हैं सिर्फ। राइट डाउन योर ऑब्जर्वेशंस इन द नोटबुक। फिर अपनी ऑब्जर्वेशंस को नोटबुक में लिखिए। मोस्ट प्रोबेबली यू विल सी कॉटन लाइक थ्रेड्स स्प्रेड ऑन द पीस ऑफ ब्रेड। इट मीन्स आपने लगभग देखा होगा कि ब्रेड के ऊपर कॉटन लाइक थ्रेड्स स्प्रेड यानी फैलती हैं। दीज ऑर्गेनिज्म आर कॉल्ड फंगी, और इन्हीं ऑर्गेनिजम्स को फंगी कहते हैं। दे हैव अ डिफरेंट मोड ऑफ न्यूट्रिशन। उनके पास डिफरेंट मोड होता है न्यूट्रिशन का। दे secrete digestive juices on the dead and decaying matter and convert into a solution। मतलब वो लोग डेड और डिकेइंग मतलब मरी हुई और सड़ी हुई चीज़ों पर सड़ी हुई चीज़ों से और मरी हुई चीज़ों से डाइजेस्टिव जूसेस ले लेते हैं। then they absorb the nutrients from it, और वो लोग न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब कर लेते हैं। This mode of nutrition in which organisms take in nutrients in solution from dead and decaying matter is called saprotrophic nutrition। मतलब इस मोड में जिसमें ऑर्गेनिजम्स, इस मोड ऑफ न्यूट्रिशन में जिसमें ऑर्गेनिज्म न्यूट्रिएंट सॉल्यूशन बना देते हैं सड़ी और मरी हुई चीज़ों का, उनको saprotrophic मोड कहते हैं। प्लांट विच यूज saprotrophic मोड ऑफ न्यूट्रिशन आर कॉल्ड saprotrophs। जो प्लांट्स saprotrophic मोड यूज़ करते हैं न्यूट्रिशन का, उनको saprotrophs कहते हैं। फंगी ऑल्सो ग्रो ऑन पिकल्स, लेदर, क्लोथ्स एंड अदर आर्टिकल्स दैट आर लेफ्ट इन हॉट एंड ह्यूमिड वेदर फॉर लॉन्ग टाइम। फंगी जो होती है वो पिकल्स, लेदर, क्लोथ्स और भी बहुत सारे आर्टिकल्स पे उगती है। जब मौसम हॉट और ह्यूमिड मतलब नमी हो मौसम में और गर्म हो मौसम, उसमें लंबे समय तक के लिए अगर मौसम गर्म और नमी भरा है, उसमें पिकल्स, लेदर, क्लोथ्स और भी बहुत सारे आर्टिकल्स पर फंगी उग सकती है। ड्यूरिंग द रेनी सीजन दे स्पॉइल मैनी थिंग्स। आस्क योर पेरेंट्स अबाउट द menace of fungi in your house। The fungal spores are generally present in the air। मतलब जो फंगल स्पोर्स होते हैं वो एयर में भी प्रेजेंट होते हैं। When they land on wet and warm things they germinate and grow। वो लोग जब भी किसी भी गीली और गर्म चीज़ पर बैठते हैं या फिर लैंड करते हैं, वो खुद को बढ़ाते हैं, खुद को और ज़्यादा ग्रो करते हैं। नाउ कैन यू फिगर आउट हाउ वी कैन प्रोटेक्ट आवर थिंग्स फ्रॉम गेटिंग स्पॉइल्ड। सम ऑर्गेनिज्म लिव टुगेदर एंड शेयर शेल्टर एंड न्यूट्रिएंट्स। कुछ ऑर्गेनिज्म ऐसे होते हैं जो कि एक साथ रहते हैं
और एक शेयर करता है शेल्टर और एक शेयर करता है न्यूट्रिएंट्स। दिस इज कॉल्ड सिम्बायोटिक रिलेशनशिप, और इस मोड ऑफ न्यूट्रिशन को सिम्बायोटिक रिलेशनशिप कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, सर्टेन फंगी लिव इन द रूट्स ऑफ ट्रीज। कुछ और फंगी ट्रीज की रूट्स में रहते हैं। द ट्री प्रोवाइड न्यूट्रिएंट्स टू द फंगस। जो ट्री होता है वो फंगस को न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करता है, और उसके बदले में जो फंगस होता है वो उसको वाटर और न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करता है सॉइल से। दे एसोसिएशन इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट फॉर द ट्री। यह एसोसिएशन बहुत ज़रूरी है ट्री के लिए। इन ऑर्गेनिजम्स कॉल्ड लिचेंस अ क्लोरोफिल कंटेनिंग पार्टनर। इन ऑर्गेनिज्म को लिचेंस कहते हैं, जो कि क्लोरोफिल कंटेनिंग पार्टनर्स होते हैं। विच इज़ एन एल्गा एंड अ फंगस। जो कि एक एल्गा और एक फंगस होते हैं, वो दोनों एक साथ ही रहते हैं। द फंगस प्रोवाइड शेल्टर, वाटर एंड मिनरल्स टू द एल्गा। जो फंगस होता है वो एल्गा को शेल्टर, वाटर, मिनरल्स ये सब प्रोवाइड करता है, और जो एल्गा होता है वो फूड प्रोवाइड करता है फोटोसिंथेसिस के ज़रिए फंगस को। हाउ न्यूट्रिएंट्स आर replenished in the soil. Have you seen farmers spreading manure or fertilizers in the field? आपने देखा है कि जो फार्मर्स होते हैं वो मैन्योर फर्टिलाइजर्स यूज़ करते हैं फील्ड्स में, और गार्डनर्स यूजिंग देम इन लॉन्स और इन पॉट्स। आपने देखा होगा जो गार्डनर्स होते हैं वो भी लॉन्स और पॉट्स में यूज़ करते हैं फर्टिलाइजर और मैन्योर को। डू यू नो वाई दे आर एडेड टू द सॉइल? क्या आप जानते हैं कि वो लोग आके सॉइल में ये क्यों ऐड करते हैं? यू लर्न दैट प्लांट एब्जॉर्ब मिनरल्स न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम द सॉइल। आपने ये लर्न किया था कि जो प्लांट होता है वो एब्जॉर्ब करता है मिनरल्स न्यूट्रिएंट्स को सॉइल से। सो देयर अमाउंट इन द सॉइल keep decaying fertilizers and manures containing plant nutrients such as nitrogen, potassium, phosphorus etc. मतलब वो लोग सॉइल में फर्टिलाइज़र मैन्योर इसलिए यूज़ करते हैं। देखिए, फर्टिलाइज़र और मैन्योर्स उनमें खाद डाली जाती है। खाद आपने सुना होगा, जो बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स और उन सबको मिला के बनता है, जैसे पोटेशियम, नाइट्रोजन और फॉस्फोरस को मिला के बनता है खाद। तो वही, और उसमें बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स होते हैं, इसलिए सॉइल में वो सब डाला जाता है ताकि प्लांट उनको ऑब्टेन यानी उनको ले सकें। दीज न्यूट्रिएंट्स need to be added for time to time to enrich the soil. We can grow plants and keep them healthy if we can fulfill the nutrient requirement of plants. It means हम लोग को ये न्यूट्रिएंट्स टाइम टू टाइम हम लोग को सॉइल में डालना पड़ता है ताकि जो प्लांट्स होते हैं वो हेल्दी और न्यूट्रिएंट्स से भरे रहें, जो न्यूट्रिएंट्स की ज़रूरत होती है प्लांट्स को। यूजुअली crops require a lot of nitrogen to make proteins. मतलब जो क्रॉप्स होते हैं वैसे तो उनको बहुत सारे नाइट्रोजन की ज़रूरत होती है प्रोटीन बनाने के लिए। आफ्टर द हार्वेस्ट द सॉइल बिकम्स डेफिशिएंट इन नाइट्रोजन। मतलब हार्वेस्ट के बाद जो सॉइल होती है वो नाइट्रोजन से भर जाती है, मतलब एकदम डेफिशिएंट होती है, एकदम भर जाती है, तो फिर उसको ज़रूरत नहीं पड़ती नाइट्रोजन की क्रॉप्स को। मतलब वो लोग एकदम नाइट्रोजन से भर जाते हैं, इसलिए उनको नाइट्रोजन की ज़रूरत पड़ती नहीं है। यू लर्न दैट थ्रू नाइट्रोजन गैस इज़ अवेलेबल इन प्लेंटी इन द एयर। प्लांट्स कैन नॉट यूज़ इट इन द मैनर दे कैन यूज़ कार्बन डाइऑक्साइड। मतलब आपने ये भी लर्न किया था जो नाइट्रोजन गैस होती है वो एयर में भी प्रेजेंट होती है, लेकिन प्लांट्स उसको यूज़ नहीं करते, इसीलिए उसके बदले में जो प्लांट्स होते हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड को यूज़ करते हैं। दे नीड नाइट्रोजन इन अ सॉल्युबल फॉर्म
उनको सॉल्युबल फॉर्म में नाइट्रोजन मिल जाता है। द बैक्टीरियम कॉल्ड राइजोबियम कैन टेक एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन एंड कन्वर्ट इट इनटू अ सॉल्युबल फॉर्म। मतलब वो फिर जो एक बैक्टीरिया होता है उसका नाम राइजोबियम है। वो एटमॉस्फेरिक मतलब आसमान की नाइट्रोजन को लेकर, एयर की नाइट्रोजन को लेकर उसको सॉल्युबल मतलब उसको मिट्टी में डालाता है जिससे कि वो प्लांट्स के यूज़ में आ सकती है। बट राइजोबियम कैन नॉट मेक इट्स ओन फूड। लेकिन जो राइजोबियम होता है वो अपना फूड खुद नहीं बना सकता। सो इट लिव्स इन द रूट्स ऑफ ग्राम, पीस, मूंग, बीन्स एंड अदर legumes and provides them with nitrogen। मतलब वो फिर इसीलिए वो ग्राम्स, पीस, मूंग, बीन्स और अदर लेग्यूम्स में की रूट्स में रहता है ताकि उसको नाइट्रोजन मिल सके। मोस्ट ऑफ द पल्सेस मतलब दाल्स आर ऑब्टेन from leguminous plants. In return, the plants provide food and shelter to the bacteria. They thus have a symbiotic relationship. This association is of great significance for the farmers. They do not need to add nitrogen fertilizer to the soil in which leguminous plants are grown. In this chapter, you learned that most of the plants are at autotrophs. Only a few plants adopt other modes of nutrition like parasitic and saprotrophic. They derive nutrition from the other organisms. All animals are categorized as heterotrophs since they depend on plants and other animals for food. Can we say that insectivorous plants are partial heterotrophs? और ये देखिए, थैंक यू। देखिए हम लोगों ने मिलके ये चैप्टर पूरा कंप्लीट कर दिया। अब बाकी इसके कीवर्ड्स और समरी, क्वेश्चन आंसर, सिर्फ यही सब डिस्कस करना बाकी है। सो थैंक यू। हम लोग को इसमें बहुत मज़ा आया। इसमें हम लोगों ने ऑटोट्रॉफिक मोड सीखा, क्लोरोफिल सीखा कि आखिर कैसे हम लोग क्लोरोफिल की जगह अगर ना रहे तो जो प्लांट्स होता है वो फोटोसिंथेसिस का यूज़ नहीं कर सकते, और फोटोसिंथेसिस का यूज़ तभी हो सकता है जब सनलाइट हो, और हम लोग को ऑक्सीजन भी तभी मिल सकता है जब सनलाइट हो। तो इसमें हम लोगों ने सैप्रोट्रॉफिक सीखा, पैरासाइट सीखा, न्यूट्रिएंट्स सीखे, इंसेक्टिवरस प्लांट सीखा, और हम लोगों ने होस्ट प्लांट का भी देखा था जिसमें वो कस्क्यूटा होता है। हेटेरोट्रॉफ्स भी सीखा हम लोगों ने, सैप्रोट्रॉफ सीखा, स्टोमेटा सीखा। सो चलिए, थैंक यू। हम लोगों ने मिलकर ये चैप्टर कंप्लीट कर दिया। बाय।